नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत आती है? टमाटर, प्याज, आलू। नीचे इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत आने वाली फसल है आपका 1, 3, 4 यानी कि टमाटर, प्याज और आलू। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पादप प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्षणों के साथ संतति हेतु समान लक्षणों वाली प्रजातियों के बीच संकरण कराया जाता है। DMH11 सरसों एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसके प्रयोग की भारत में अनुमति है। वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद GM फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति प्रदान करने हेतु एक शीर्ष निकाय है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, जियो टेक्सटाइल एक पारगम्य सामग्री है जिसका उपयोग नालियों में होने वाले जमाव को रोकने के लिए किया जाता है। जियो टेक्सटाइल का उपयोग मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने आयातित खाद्य फसलों में आयातित उपभोग्य सामग्रियों में GMO स्तर को नियमित करने के लिए कार्य जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के पास है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सर्वोच्च निकाय है जो भारत में GM फसलों के व्यावसायिक निर्गमन की अनुमति देता है। इसका सही ऑप्शन है पी यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में समाचारों में देखे गए नेंद्रन केले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। नेंद्रन केले की खेती केरल के त्रिशूर जिले में की जाती है। नेंद्रन केले को 2014 में भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ। IIT मद्रास ने नेंद्रन केला से एक नया उत्पाद केला ग्रिट विकसित किया है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि केवल 3। इसमें आपसे सही नहीं पूछा गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? IBC की भाषा की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं। कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता IBC थी। टिन और सीसा धातु के बारे में IBC के लोगों को पता था। IBC के लोगों ने मंदिर का निर्माण नहीं किया बल्कि नर और मादा देवताओं की पूजा की। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि IBC की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसका सही ऑप्शन है संस्कृत एक इंडो आर्यन भाषा है। सुधर्म संस्कृत में अब तक के सबसे बेहतरीन व्याकरण ग्रंथों में से एक है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में सालू वंश के हरिहर व बुक्का ने किया था। 14वीं शताब्दी में हम्पी साम्राज्य की राजधानी बनी। साम्राज्य उत्तर में गोदावरी नदी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप की चरम
यानी दक्षिण तक फैला हुआ था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, गारो समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक गारो समुदाय की संस्कृति बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित है। समुदाय में बहिर्विवाह सख्त वर्जित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 10, आदि जनजाति अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है। आदिस ऑस्ट्रो एशियाटिक स्टॉक की सोम खमेर भाषा बोलते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 11, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये तमिलनाडु के सबसे बड़े जनजाति समूह से एक है। ये उत्कृष्ट तीरंदाज और गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञ रूप से जाने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। आपको एक चीज़ बताते हैं कि अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीगो संथाल। इसको आपको याद कर लेना है। ये एक फार्मूला है, यानी कि संथाल को भीगने को कहा गया है। तो यानी भा से भील, गा से गोंड और संथाल, इनका सही क्रम है कि सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील, फिर गोंड और फिर संथाल है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रू समुदाय त्रिपुरा राज्य के मूल निवासी हैं। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, कालबेलियन नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थानी जनजातियों में से एक साथ संबंधित है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर है टी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 14, मार्शल आर्ट और उसके राज्य का नाम दिया है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन में सिलंबन तेलंगाना, कलारीपट्टू केरल, मर्दानी खेल उत्तर प्रदेश और थांग ता यानी कि सिक्किम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि 1, 3 और 4। इसका मतलब आपका कौन सा सही सुमेलित? कीलारीपट्टू सही सुमेलित नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण चालुक्य वंश के राजा अनाथ वर्मन गंगा द्वारा देव ने करवाया था। इसे अमनिका तीर्थ भी कहते हैं। यह 4 धाम या तीर्थ यात्राओं का एक हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य किरण एक द्विवार्षिक बटालियन स्तर का सैन्य अभ्यास है। भारत इस अभ्यास को निम्नलिखित में से किस देश के साथ आयोजित करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी सूर्य किरण भारत जो है वो नेपाल के साथ आयोजित करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में खबरों में रहा जीनोन 1T प्रयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नोबल गैसों की प्रतिक्रियाशीलता से, डार्क मैटर डिटेक्शन से, परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या फिर डी, लाल रक्त कोशिका उत्पादन से। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि डार्क मैटर डिटेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 18, यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कई देशों से कई लक्ष्यों को भेज सकती है। इसे DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल
विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप से विकसित रडार राजेंद्र द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि आकाश मिसाइल। आपको बताना है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी मिसाइल शामिल की गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीटीसी के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र का गठन बोडो समझौते 1993 के तहत किया गया। बीटीसी छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए की गई नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेता है। यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्णय लेता है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष होते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगर सरकार सब्सिडी पर खर्च की तुलना में करों से अधिक राजस्व अर्जित करती है तो सकल मूल्यवर्धित जीवीए सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। GDP को जीवीए से प्राप्त डेटा और विभिन्न उत्पादों पर लगने वाले करों को जोड़कर तथा सभी उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम के अनुसार भारत में सूचीबद्ध सभी कंपनियों के पास अपने इक्विटी शेयरों का कम से कम 25% जनता के पास होना चाहिए। MPS में सार्वजनिक शेयरधारक व्यक्ति के साथ साथ वित्तीय संस्थान भी हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को निम्नलिखित में से किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है? वैधानिक निकाय, अर्धविधायी निकाय, अर्धन्यायिक निकाय। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 24, पूंजी लाभ कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस राशि का भुगतान उस वर्ष में करना होगा जिसमें भुगतान संपत्ति का हस्तांतरण होता है। जब कर योग्य संपत्ति को मूल खरीद मूल्य से कम पर बेचा जाता है तो होने वाले पूंजीगत नुकसान को घटाकर इसे कम किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक अर्धन्यायिक निकाय है। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा बाध्य है। NCLT के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप के चरण फर्स्ट और सेकंड को भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक से प्रदान की गई वित्तीय सहायता से शुरू किया गया है। धर्म सभी बांधों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने हेतु एक विकसित वेब आधारित उपकरण है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27, पाम तेल वर्तमान में भारत और विश्व का सबसे अधिक खपत होने वाला वनस्पति तेल है। भारत के पाम तेल निर्यात में कुल वनस्पति तेल निर्यात का 50% से अधिक शामिल है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक उद्यम PE सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर सूचना का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। यह भारी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे नई आर्थिक नीति 1991 के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29, रक्षा परीक्षण पर अवसंरचना
योजना DTIS में विश्व बैंक के सहयोग से ग्रीन फील्ड रक्षा परीक्षण और संरचना सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। मेक इंडिया पहल के तहत सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की घोषणा की है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक साधन नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि सुरक्षित ऋणों पर मार्जिन आवश्यकताओं को लागू करना। इसका आपको बताना है मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण होते हैं और उसमें कौन कौन से साधन शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति का विनिवेश किया जाएगा। इसमें ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के परिसंपत्ति मुद्रीकरण की परिकल्पना की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 32, ईज 40 रिफॉर्म एजेंडा हाल ही में चर्चा में रहा या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ए, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, वैश्विक कराधान सुधार, उच्च न्यायपालिका सुधार, या फिर डी, बैंकिंग सुधार। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बैंकिंग सुधार। क्वेश्चन नंबर 33, स्वेट इक्विटी के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की ओर से कंपनी को दिया गया गैर मौद्रिक योगदान होता है। इसका उपयोग प्रायः स्टार्टअप और व्यवसाय के मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों के लिए फंड जुटाने हेतु किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट निम्नलिखित में विचार कीजिए। इन्हें बुनियादी और संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए छोटी रकम जमा करने हेतु डिजाइन किया गया है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है या उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35, लघु वित्त बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसके लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को देना अनिवार्य है। एसएफबी केवल आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के द्वारा शासित होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, नेट जीरो उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आशय उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इसका आशय उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मध्य संतुलन स्थापित करने से है। चीन और अमेरिका के बाद भारत कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सींग वाले गैंडों का घर है। दिफ्लू नदी इससे होकर गुजरती है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको सही किस उद्यान का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि काजीरंगा उद्यान का वर्णन किया जाता है। इस तरह से आपको बताना है कि ये तीनों उद्यान कहाँ पर स्थित हैं। इनके जगह का नाम बताना है कि कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा किया जाता है। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट की स्थिति WMO द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। नई हाइड्रोजन पहल आईएसए का चौथी महासभा में शुरू की गई थी। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में प्रकाशित टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट किससे संबंधित है? ए, शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य, बी, समुद्री जीवों का संरक्षण, सी, बिजली के नुकसान को रोकना, या डी, इंटरनेट के उपयोग पर अंकुश लगाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में चर्चा में रहा जलवायु सुभेद्यता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन वाच, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद, विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेल अंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह केवल उष्णकटिबंधीय अर्ध समशीतोष्ण वनों में औसत समुद्र तल से 2200 से 4000 मीटर के बीच के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है जिसमें बैंकों और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? इसका सही ऑप्शन है बी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में चर्चा में रही उत्सर्जन गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनेप। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45, प्रदूषक भुगतान जलवायु वित्त का एक सिद्धांत है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत वर्ष 1992 के रियो घोषणा पत्र के अधिकांश विनियमन को मजबूती प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। केन और बेतवा नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी अभिषेक जल को मध्य प्रदेश की केन नदी में हस्तांतरित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में मैंग्रोव कवर के तहत उड़ीसा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है। यहाँ पर देखिए एक चीटिंग कोड मिल गया आपको। एकमात्र मैंग्रोव जंगल है जो बाघों का निवास स्थान है। सुंदरवन क्षेत्र 2020 में गति नामक चक्रवात से प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48, केप अगुल्हास अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगुल्हास धारा हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 49, यमन निम्नलिखित में से किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? लाल सागर, संयुक्त अरब अमीरात, अदन की खाड़ी, सऊदी अरब, या फिर 5 नंबर ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 3 और 4 के साथ, यानी 1 लाल सागर, अदन की खाड़ी, सऊदी अरब और ओमान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 50, मुल्ला
पेरियार बांध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाया गया था। यह भूकंपीय क्षेत्र 3 में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत इंदौर मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलान पर स्थित सिंगार चौरी चोटी है। चंबल बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल अंडमान आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र में अपने मुख्य गांव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इसकी सबसे बड़ी बस्ती हुतखाड़ी है। इसे ओंगे जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक बांधों के स्थायी संचालन और रखरखाव हेतु आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करना है। इस परियोजना को विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका भी आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार भारत, चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कलादान भारत द्वारा सहायता प्राप्त म्यांमार का एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धौली गंगा का उद्गम उत्तराखंड में वसुधारा ताल नामक हिमनद झील होता है। देवप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर अब 56 पर आते हैं। वामसाधारा नदी महानदी की एक सहायक नदी है। वैतरणी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 57, कुरुबा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक का एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है। कुरुबा समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। लिंगायत के बाद कुरुबा कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 58, भारत को 4 भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है। भूकंप की तीव्रता परिमाण पैमाने पर मापी गई है। BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी है। इसका सही ऑप्शन है सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 59, यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ का गणराज्य था। यूक्रेन की सीमा अजोव सागर और दक्षिण में काला सागर से लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिणी चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपींस सागर से लुजान जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। स्प्रेटली द्वीप समूह पर केवल चीन और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बाल्टिक सागर से लगी हुई है? रूस, पोलैंड, जर्मनी या फिर नॉर्वे। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी रूस, पोलैंड और जर्मनी।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का सबसे बड़ा बर्फ भंडारण क्षेत्र है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, थार मरुस्थल दक्षिण पूर्व में अरावली श्रेणी और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। बर्चन मुख्य रूप से एक दिशा में आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार की रेत के टीले हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, अरुणाचल प्रदेश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल चीन तथा म्यांमार के साथ साझा करता है। इसका गठन 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से असम से अलग एक पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था। गयाल यहाँ का राजकीय पशु है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 1। आपको यहाँ पर गलत आंसर बताना था, यानी कि यहाँ का गयाल यहाँ का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 65, नाथुला सिक्किम दर्रा और उनकी अवस्थिति के बारे में बताना है। नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1 और 4 सही सुमेलित हैं, जबकि बाकी सही सुमेलित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 66, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था का उद्घाटन किया गया। लोकतांत्रिक विश्व में लोकपाल प्रणाली वाला स्पेन पहला बृहद देश बन गया है। लोकपाल और लोकायुक्त जो एक लोकपाल का कार्य करते हैं, शब्द डॉक्टर ML सिंघवी द्वारा गढ़े गए थे। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 67, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UGC अधिनियम 1956 द्वारा गठित भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन शिक्षा दिशा निर्देश 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो उसकी मान्यता को निलंबित किया जा सकता है। विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिए कार्य करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को भी मान्यता दी जा सकती है। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 70, राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124 के तहत देशद्रोह एक अपराध है या गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाता है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 71, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS एक्ट जिसको आप बोलते हो के तहत किया गया था। मादक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, जिला खनिज फाउंडेशन एक वैधानिक निकाय है।
जिला खनिज फाउंडेशन के तहत अर्जित धन का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। विदेशी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विदेशी वित्त पोषण को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। FCRA को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। सरकार की अनुमति के बिना 25,000 रुपये से कम के विदेशी योगदान को स्वीकार करने की अनुमति है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 74, विश्वनाथन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जबरन धन परिवर्तन से, पुलिस सुधार से, प्रवासी कामगार से या फिर द्वेषपूर्ण भाषण से? तो इसका सही आंसर है द्वेषपूर्ण भाषण से। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिफ़ॉल्ट जमानत तब मिलती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानी MP-LEDS एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। MP-LED निधि का उपयोग सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु किया जा सकता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य MP-LEDS योजना के पात्र नहीं हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 78, नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं? इसका सही ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 79, दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का खाका वर्ष 1946 में मॉरिस ग्वायर समिति द्वारा किया गया। वर्ष 1957 में संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय को एक अलग संस्थान घोषित किया और इसे अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। इसका सही ऑप्शन है ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 80, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान विश्व शौचालय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में शुरू किया गया एक सप्ताह तक चलने वाला जागरूकता अभियान है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही ऑप्शन है एक, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन दिशा निर्देश 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिशा निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों को उद्देश्य ग्राम पंचायत के लिए स्थानिक योजनाओं की तैयारी हेतु दिशा प्रदान करना है। वर्ष 2021 के दिशा निर्देश वर्ष 2016 के दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। इसका सही आंसर है केवल 1, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 82, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? इसका ऑप्शन है ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र चरण सेकंड में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए, इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। यह एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत सामान क्षेत्र के निर्माण में मदद करेगा।
प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान इसके घटकों में से एक है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 के में निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? नीति आयोग की, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, या फिर सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय की? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 85, ओपन डेटा सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र डेटा को अपनाने को प्रोत्साहित करना और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूर्व में संघाई 5 नाम से जाना जाता था। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स इसका स्थायी निकाय है। वर्ष 2019 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 1 और 2। भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में इसके सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 87, समुद्री क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच स्थित एक मध्यवर्ती क्षेत्र है। कथनों में से आपको इसका सही आंसर बताना। इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक मामलों में साक्ष्य और सूचनाओं के आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। भारत ने हाल ही में पोलैंड के साथ एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 की ओर आते हैं। हरित रणनीतिक साझेदारी हाल ही में चर्चा में रही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारी है? हरित रणनीतिक साझेदारी किस देश के साथ हुई? तो इसका सही ऑप्शन है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 90, प्रायः समाचारों में रहा चीन का शिनजियांग प्रांत निम्नलिखित में से किस देशों से घिरा हुआ है? तजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 91, गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर है। जीजीआई को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार राज्य की आबादी में बहुआयामी गरीबी लोगों का अनुपात सबसे अधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों के इस्तेमाल भारत में आधारभूत बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 93, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की गई है? ए, नीति आयोग, बी, स्वास्थ्य मंत्रालय, सी, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर है ए, यानी कि नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 94, खाद्य मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए।
इसे खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। यह खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को मापता है। इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 95, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक का पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। सूचकांक में भारत 18वें स्थान पर है। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है केवल C, यानी सूचकांक में भारत 18वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 96, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 के संबंध में विचार कीजिए। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह राज्यों की सड़क, रेल और गोदाम आदि जैसी बुनियादी गुणवत्ता और क्षमता के आधार पर प्रदान करता है। गुजरात लगातार 3 साल से रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है। इसका सही ऑप्शन है D, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 97, सोमाटोसेंसेशन में वे प्रोटीन होते हैं जो सेंसर और प्रभावकारक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। मैकेनोसेंसिटिव चैनल स्पर्श, तापमान और शरीर की स्थिति और दर्द की संवेदनाओं के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसका सही आंसर है B, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 98, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाता है। असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस पारंपरिक उत्प्रेरक जैसे एंजाइम या धातु के बजाय उत्प्रेरक के रूप में छोटे कार्बनिक अणुओं का उपयोग करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 99, इथेनॉल किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मकई और गन्ने से प्राप्त होता है। बायोडीजल वनस्पति तेलों और पशु वसा से ट्रांसएस्टरिफिकेशन द्वारा प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है C, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, मिशन लूसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। मिशन लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर 8 क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करेगा। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह अन्य क्षुद्र ग्रहों के विपरीत किसी ग्रह की कक्षा साझा नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन है D, यानी 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 101, अर्चना सोरेंग संबंधित हैं पर्यावरण कार्यकर्ता, खेल, चिकित्सा, विज्ञान। तो अर्चना सोरेंग पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, समुद्री श्रम संधि को अनुमोदन देने वाला 100वां देश कौन सा है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर D, ओमान। इसका सही आंसर है D, यानी कि ओमान। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस देश ने आतंकवाद से संबंधित अपराधों के आरोप में एक दिन में 81 लोगों को फांसी की दी है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन A ईरान, B अफगानिस्तान, C सऊदी अरब और D ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी कि सऊदी अरब ने एक दिन में 81 लोगों को फांसी दी। क्वेश्चन नंबर 104, किस संस्था द्वारा कॉपीराइट की तरह बॉडी राइट नामक एक मुहिम की शुरुआत की गई है? A संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, C संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और D संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा A संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्वेश्चन नंबर 106, यूनिसेफ ने भारत में युवाओं और बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए किस मंत्रालय के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही ऑप्शन है C, यानी पंचायती राज मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 107, विश्व उद्यमी निवेश फोरम 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, दुबई में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में 11वां खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ए, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 110, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही आंसर है रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन 111। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में चर्चा में रही सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि तंजानिया की। क्वेश्चन नंबर 112, प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही ऑप्शन है यानी कि ए, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 113, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? असहयोग आंदोलन, भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन है भूदान आंदोलन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मृदा या काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? तो इसका सही ऑप्शन है सी, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 116, पेंटर बिशन दास का संबंध किस सम्राट के दरबार से है? इसका सही ऑप्शन है डी, जहांगीर के दरबार से। चिरांद पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चिरांद पुरातात्विक स्थल बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सारण जिले में। अंगिका तथा वज्जिका बिहार में किस राज्य में जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 118 का आपको आंसर बताना है कि अंगिका तथा वज्जिका बिहार में किस रूप में मानी जाती है? खेल, वस्त्र, चित्रकला या फिर भाषा? तो इसका सही ऑप्शन है डी, भाषा। क्वेश्चन नंबर 119, मोकामा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोकामा शहर आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सी, 18 अप्रैल को। गुरु तेग बहादुर को किस मुगल सम्राट के आदेश के बाद मार दिया गया था या उनकी हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ए, औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा, अनीता गुप्ता या फिर डी, कुसुम कुमारी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अनीता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय स्थित है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जेनेवा में। WIPO का मुख्यालय जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में शुरू किया गया अनबॉक्स मी कैंपेन किस दिन से संबंधित है? इसका आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता का दिवस।
क्वेश्चन नंबर 125, बिहार के कितने जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 126, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि भारत। क्वेश्चन नंबर 127, पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है? इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि यकृत से, यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 128, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है बी, बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि बाल गंगाधर तिलक का दूसरा पत्र कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, गेहूँ, मक्का, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रबी और खरीफ की फसलों के क्या क्या हैं, कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 130, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? इसका सही ऑप्शन है कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 131, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? 15 दिसंबर, 5 अक्टूबर, 25 नवंबर या फिर 3 जुलाई? तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर, यानी बी ऑप्शन। करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 134, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 135, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1919 में। क्वेश्चन नंबर 136, हलारी नस्ल किस प्राणी से संबंधित है? तो ये गधा नस्ल से। क्वेश्चन नंबर 137, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 138, सड़क पर रहने वाले जानवरों यानी स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा कहाँ से शुरू की गई है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि चेन्नई में। हाल ही में शुरू की गई अवसर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? क्रिकेट, विमानन, रोपवे या फिर समुद्र? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि विमानन क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 140, भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह किस पार्टी की ओर से पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 141, HRMN 99 किसकी किस्म है? केला की, सेब की, अंगूर की
या फिर प्याज की? तो इसका सही ऑप्शन है बी यानी सेब की। क्वेश्चन नंबर 142, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 अगस्त, बी 25 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 24 अगस्त। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 143, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कटिहार जिले से होकर नहीं गुजरता। बिहार में पहला बम्बू गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी यानी बोधगया में। डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित है? इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि कोसी नदी। बिहार के किस स्थान पर आधुनिक फ्लोरिकल्चर का निर्माण किया जा रहा है? गया, नवादा, वैशाली या फिर डी भागन बिगहा। इसका सही ऑप्शन है डी यानी भागन बिगहा। क्वेश्चन नंबर 147, बिहार की पहली डिजिटल लाइब्रेरी महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी किस जिले में शुरू की गई है? रोहतास, गया, वैशाली या फिर नालंदा। तो इसका सही आंसर है रोहतास। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीरजा भनोट, बी कल्पना चावला, सी सरोजिनी नायडू या फिर डी अरुणा आसफ अली। तो इसका सही ऑप्शन है ए नीरजा भनोट। क्वेश्चन नंबर 149, भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? शकुंतला भगत, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू या फिर ए ललिता। तो इसका सही आंसर है डी यानी कि ए ललिता। क्वेश्चन नंबर 150, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी रेखा शर्मा, सी हेमा कोहली या फिर डी इंदिरा बनर्जी। इसका सही ऑप्शन है ए फातिमा बीबी।